नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी सेंटर फैफाना पर। मैं मुकेश पुरी। हम लोग पढ़ रहे हैं रे ऑप्टिक्स, और रे ऑप्टिक्स में अब तक हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में और गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र के बारे में, यानी मिरर फॉर्मूला क्या होता है और इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से की जाती है, ये आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए बच्चों, अपने पास है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, सबसे पहले बात करें बच्चों, दर्पण सूत्र होता क्या है, दर्पण सूत्र लिखा किस प्रकार से जाता है और ये होता क्या है, ये बात करें तो अपने पास तीन चीजें होती हैं। ये मान लिया मेरे पास कोई दर्पण है, ये क्या है, कोई भी दर्पण है, और इस दर्पण का यहाँ मुख्य फोकस है, तो ये अपने पास हो गई फोकस दूरी। इसे क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी जो होती है उसे बोलते हैं फोकस दूरी। और यहाँ पर कोई बिंब रखा है ए बी, मान लिया ये कोई बिंब है ए बी, तो इस बिंब की दूरी को हम लोग दर्शाते हैं यू द्वारा। बिंब की दूरी को किससे दर्शाते हैं, यू द्वारा दर्शाते हैं। और इस बिंब का कहीं कोई प्रतिबिंब बन गया, मान लो यहाँ पर ए डैश बी डैश ये प्रतिबिंब बना है, तो ये ए डैश बी डैश जो है ये अपने पास क्या है, प्रतिबिंब की दूरी है, और इसे दर्शाते हैं हम लोग वी द्वारा, स्मॉल वी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक है, ये हम लोग प्राप्त जानकारी जो है इनके बारे में प्राप्त कर चुके हैं। तो देखिए बच्चों, दर्पण सूत्र क्या होगा, फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य, फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र ही दर्पण सूत्र कहलाता है। फोकस दूरी, बिंब की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के मध्य संबंध बताने वाला सूत्र जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। और दर्पण सूत्र जो है वो क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v होता है। ये अपने पास दर्पण सूत्र है, और इस दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति हम लोग किस प्रकार से करते हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दर्पण सूत्र क्या है, एक बार फिर से देखिए, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। f फोकस दूरी है, u बिंब की दूरी है और v प्रतिबिंब की दूरी है। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग व्युत्पत्ति करते हैं दर्पण सूत्र की। ये मान लिया मेरे पास कोई छोटे द्वारक का क्या है, अवतल दर्पण है, और ये अवतल दर्पण का मुख्य अक्ष ये हो गया ध्रुव, ये मुख्य अक्ष है। यहां पर मुख्य फोकस है, यहां मेरे पास वक्रता केंद्र है, और यहां कोई बिंब स्थित है ए बी, ये क्या है, कोई बिंब ए बी है। इस बिंब ए बी से यदि कोई समांतर प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण इस छोटे द्वारक के गोलीय दर्पण पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य फोकस में से गुजरेगी। परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस में से गुजरेगी। और यदि कोई प्रकाश किरण इस मुख्य फोकस में से आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो प्रतिबिंब का निर्माण जो है बच्चों वो यहाँ पर हुआ है अपने पास, ये अपने पास प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। ठीक है बच्चों, ए डैश बी डैश क्या बन गया, अपने पास प्रतिबिंब बन गया। तो अब अपने पास तीन दूरियां हैं, एक तो मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी यानी फोकस दूरी, एक अपने पास इस बी से पी की दूरी यानी बिंब की दूरी, और इस बी डैश से पी की दूरी यानी प्रतिबिंब की दूरी। तो इनके मध्य हमें संबंध बताना है, और वही अपना क्या होगा, दर्पण सूत्र होगा। तो इसकी व्युत्पत्ति किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं बच्चों। ये मान लेता हूं मैं इंसिडेंट पॉइंट M है और ये इंसिडेंट पॉइंट N है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास देखिए, एक तो ये ट्रायंगल ABF है और दूसरा ट्रायंगल NPF है। ये दो ट्रायंगल, इसी प्रकार से ये दो ट्रायंगल, तो इन्हें मैं समरूप सिद्ध करूंगा, इन्हें क्या करूंगा, समरूप। ठीक है, और मैंने ये कहा है छोटे द्वारक का दर्पण लेना। छोटे द्वारक का दर्पण लेने का मतलब मैंने आप लोगों को एक वीडियो में पहले ही बताया, जब द्वारक छोटा होगा दर्पण का तो यूं कहें ये मुख्य अक्ष या परावर्तक पृष्ठ जो है ये मुख्य अक्ष पर लगभग क्या होगा, लंब होगा। परावर्तक पृष्ठ मुख्य अक्ष पर लगभग क्या होगा बच्चों, लंब होगा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। जब दर्पण छोटे द्वारक का होगा तो उसका परावर्तक पृष्ठ मुख्य अक्ष पर लगभग लंबवत होगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए
अब मैं बोल देता हूँ छोटे द्वारक का है तो ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल, और ये बी डेस मैं इधर लिख देता हूँ ऊपर, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ट्राइंगल त्रिभुज ए बी एफ तथा त्रिभुज एन पी एफ में क्या होगा, मेरे पास एंगल बी जो है वो इक्वल होगा किसके, एंगल पी के। क्यों, 90 डिग्री के हैं, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इसी प्रकार ये दोनों कोण देखिए, ये कोण और ये कोण दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी इक्वल होंगे। एंगल ए एफ बी इक्वल है एंगल एन एफ पी के, क्यों, शीर्षाभिमुख है। अब किन्हीं दो त्रिभुजों के दो एंगल समान हो जाए तो इसका मतलब तीसरे कोण भी क्या है, समान है दोनों, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, परस्पर समरूप हो गए। यानी अतः त्रिभुज ए बी एफ समरूप है किसके, त्रिभुज एन पी एफ के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो समान रहता है। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है बच्चों, समान रहता है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं, अतः ए बी बटे, यहां पर ए बी के समरूप कौन है, एन पी संगत, बटे बी एफ इक्वल टू बी एफ बटे पी एफ हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई मेरे पास। इसी प्रकार बच्चों देखिए त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ तथा त्रिभुज एम पी एफ में, तो ये दोनों त्रिभुज देखिए, इनमें बी डेस और इधर एंगल पी दोनों बराबर है 90 डिग्री के, और ये कोण क्या है, परस्पर शीर्षाभिमुख हैं। तो एंगल ए डेस एफ बी डेस बराबर है एंगल एम एफ पी के, क्यों, क्योंकि शीर्षाभिमुख है। अब ये दोनों त्रिभुज भी क्या हो गए, समरूप हो गए। अतः त्रिभुज ए डेस बी डेस एफ जो है वो समरूप है त्रिभुज एम पी एफ के, और समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या रहता है, समान रहता है, तो इन्हें भी हम समान लिख देंगे। यानी ए डेस बी डेस बटे एम पी बराबर है किसके, बी डेस एफ बटे पी एफ के। ये इक्वेशन नंबर हो गई मेरे पास 2। ठीक है बच्चों, यहां तक किसी के कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे मैं पलट कर लिख देता हूं थोड़ा, ठीक है ना। इसे मैं इस प्रकार लिख दूं, एम पी बटे ए डेस बी डेस बराबर होगा किसके, पी एफ बटे बी डेस एफ के। ये इक्वेशन नंबर 2 है। इसे मैंने क्यों लिखा है ऐसा वो आप लोगों के समझ में आ जाएगा। देखिए, अब देखिए ए बी और एम पी का मान क्या है, समान है। क्यों, क्योंकि समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। तो यहां पर लिख देता हूं, चूंकि ए बी बराबर है एम पी के तथा इसी प्रकार एन पी जो है वो ए डेस बी डेस के बराबर है। क्यों, ये भी दोनों समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। ठीक है, तो ए डेस बी डेस जो है वो बराबर है किसके, एन पी के। तो यहां पर इन एम पी और एन पी के मान जो है वो ए बी के पदों में यहां पर मैं लिख देता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 में ए बी बटे एन पी की जगह क्या लिख दूं मैं, ए डेस बी डेस बराबर किसके है, बी एफ बटा पी एफ के, तथा यहां पर क्या लिखूंगा मैं, एम पी की जगह ए बी लिख देता हूं, और बटे ए डेस बी डेस जो है वो बराबर आ जाएगा मेरे पास पी एफ बटे बी डेस एफ के। ठीक है, अब देखिए यहां पर दोनों समीकरण, ये समीकरण और ये समीकरण, इनमें ए बी बटे ए डेस बी डेस, ए बी बटे ए डेस बी डेस है। तो इन दोनों को मैं बराबर लिख देता हूं। उपरोक्त से मेरे पास क्या आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा बी एफ बटे पी एफ बराबर है किसके, पी एफ बटे बी डेस एफ के। यहां तक किसी के कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। समझ में आ गया होगा यहां तक सभी के। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए। सबसे पहले तो मैं इनका वज्र गुणा कर देता हूं। यहां पर वज्र गुणा करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा पी एफ स्क्वायर
इज इक्वल टू बी एफ इंटू बी डेस एफ, बी एफ इंटू बी डेस एफ आ जाएगा। ठीक है, पी एफ क्या है, पी और एफ के बीच की दूरी है, यानी फोकस दूरी है, तो इसे मैं स्मॉल एफ का स्क्वायर यहां लिख देता हूं। अब देखिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के हिसाब से लिख देता हूं मैं, ठीक है ना। तो कार्तीय चिन्ह परिपाटी का पहला नियम क्या कहता है बच्चों, सभी दूरियां जो है वो दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जानी चाहिए, तो इन्हें दर्पण के ध्रुव से मापी हुई दूरियों के रूप में लिखूंगा मैं। तो पी एफ ऐसे का ऐसा लिख देता हूं मैं। अब बी एफ देखिए, बी एफ दूरी ये है, तो इसे मैं ऐसा करूं, पी बी में से पी एफ घटा दूं, पी बी में से पी एफ घटा दूं तो क्या बचेगा मेरे पास, बी एफ बचेगा। तो बी एफ जो है यहां पर लिखता हूं कि बी एफ किसके बराबर है, पी बी माइनस पी एफ के बराबर है, पी बी में से पी एफ घटा दूं, और बी एफ जो है वो बराबर होगा, पी बी क्या है, बिंब की दूरी है u, और पी एफ क्या है, फोकस दूरी है यानी f, u माइनस एफ आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से बी डेस एफ जो है वो किसके बराबर होगा, बी डेस एफ, पी बी डेस में से पी एफ घटा देता हूं, तो पी बी डेस जो है वो प्रतिबिंब की दूरी है, तो इसे v लिखूंगा मैं, और माइनस फोकस दूरी f आ जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएंगे मान। तो ये तीनों जो मान जो है वो वहां पर उपरोक्त समीकरण में रख दूंगा। तो पी एफ यानी फोकस दूरी f का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा मेरे पास u माइनस एफ इंटू वी माइनस एफ, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ये आ जाएगा मेरे पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू यू वी माइनस यू एफ माइनस एफ वी और प्लस एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब मेरे पास क्या बचा है बच्चों, यू वी इज इक्वल टू एफ वी माइनस और प्लस एफ यू आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया, यानी इन दोनों को मैंने इधर लिया है तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये प्लस का है। अब क्या करूंगा, इनमें यू वी एफ का भाग दे दूंगा, उपरोक्त समीकरण में यू वी एफ का भाग देने पर तो इसमें मैं यू वी एफ का भाग दूंगा तो यू वी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/f बराबर, यहां पर एफ वी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/u, प्लस यहां से एफ यू कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या 1/v, और ये अपने पास आ गया दर्पण सूत्र। ठीक है बच्चों, तो दर्पण सूत्र की व्युत्पत्ति जो है इस प्रकार से की जाती है। आशा करता हूं सभी के समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से आप रिवाइज करके देखें, जितनी बार देखें आप लोगों के समझ में आना चाहिए। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, आप लोग बार बार जो है जितने भी वीडियो मैं आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूं उन्हें पूरा देखने का प्रयास करें, क्योंकि ये चैप्टर जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रखता है, बहुत मायने रखता है परीक्षा की दृष्टि से। ये चैप्टर 7 नंबर का चैप्टर है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आता है आवर्धनता, यानी दर्पण में आवर्धनता किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। आवर्धनता यानी मैग्निफिकेशन। आवर्धनता होता क्या है? आवर्धनता का अर्थ यह है बच्चों, जो बिंब है उसकी तुलना में प्रतिबिंब का आकार कितना है। आवर्धनता ज्ञात इसलिए करते हैं भी प्रतिबिंब का आकार जो है बिंब की तुलना में बड़ा है या छोटा है। यदि आवर्धनता का मान ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब से बड़ा है, और यदि लेस देन 1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वो बिंब से छोटा है। तो इसे ज्ञात किस प्रकार से करते हैं, ये फॉर्मूला आता कहां से है? तो देखिए बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या होता है, आवर्धनता को m से डिनोट करते हैं। m क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई
और बिंब की ऊंचाई का अनुपात, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो है उसे आवर्धनता बोला जाता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात जो है उसे आवर्धनता कहते हैं। और ये तुलनात्मक अध्ययन है, ये तुलना करता है भी प्रतिबिंब का आकार जो है वो बिंब की तुलना में कितना बड़ा या छोटा है, कितने गुना बड़ा है, कितना गुना है प्रतिबिंब का बिंब का। तो m को लिख देते हैं हम लोग प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश बटे h से, तो h डैश बटे h अपने पास आ जाता है। और इस आवर्धनता से प्रकृति भी ज्ञात की जा सकती है, इस आवर्धनता से प्रतिबिंब की प्रकृति भी ज्ञात की जा सकती है। यदि आवर्धनता का मान पॉजिटिव हो, आवर्धनता का मान क्या हो, पॉजिटिव, तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। और यदि आवर्धनता क्या है, नेगेटिव है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब जो है वास्तविक व उल्टा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। तो आभासी व सीधा, वास्तविक व उल्टा, ये दोनों क्या बता रही हैं, ये प्रतिबिंब की प्रकृति बता रही हैं। और यदि ये आवर्धनता का मान पॉजिटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब आभासी है, और आवर्धनता का मान नेगेटिव है, इसका मतलब प्रतिबिंब का जो प्रकृति जो है वो वास्तविक है। ठीक है, तो ये किस प्रकार से कहेंगे हम लोग, ये हम लोग अब ज्ञात करते हैं। तो देखिए बच्चों, किस प्रकार से इसे ज्ञात किया जाता है। अभी डायग्राम जो बनाया था उसी डायग्राम पर मैं समझाता हूं आप लोगों को। ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, यहां पर मेरे पास बिंब था AB, प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से गुजरेगी, प्रकाश किरण मुख्य फोकस में से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यहां पर बन गया अपने पास प्रतिबिंब। ठीक है बच्चों, ये था अपने पास, इसी आधार पर मैं ज्ञात करूंगा। देखिए सबसे पहले बात करूं मैं, ये बिंब है AB, AB की ऊंचाई मान लेता हूं मैं h है, और प्रतिबिंब A डैश B डैश है, इसकी ऊंचाई मान लेता हूं मैं h डैश है। ठीक है, तो AB, और अभी हम लोगों ने फॉर्मूला निकाला था AB बटे A डैश B डैश, AB बटे A डैश B डैश। तो AB बटे A डैश B डैश का मान क्या आया था, BF बटे इस A डैश B डैश यानी NP लें तो PF आया था, यहाँ पर क्या आया था, PF आया था। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। BF की वैल्यू, BF क्या है, BF जो है इसे मैं इस प्रकार लिख सकता हूं, PB माइनस PF और बटे PF। तो PB की वैल्यू जो है, PB की वैल्यू क्या होगी, U होगी, माइनस PF की वैल्यू F बटे F। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया AB बटे A डैश B डैश। AB क्या है, H बटे H डैश है, और मुझे चाहिए क्या, आवर्धनता, क्योंकि आवर्धनता m का मान क्या होता है, h डैश बटे h होता है। तो m बराबर क्या आ जाएगा, f बटे u माइनस f आ जाएगा, f बटे u माइनस f आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आवर्धनता का फॉर्मूला आ गया यहाँ से। अब देखिए भी मुझे पता है h डैश जो है, यानी कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार h डैश का मान नेगेटिव होना चाहिए, h डैश का मान क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो h डैश का मान यहाँ पर मैं माइनस लूंगा, क्योंकि h डैश क्या है, नेगेटिव है, h डैश क्या है, नेगेटिव। तो m का मान भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, m का मान भी क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस h डैश बटे h इज इक्वल टू f बटे u माइनस f। ये मेरे पास आ गई आवर्धनता। अब दूसरे तरीके यानी v के पदों में इसे ज्ञात करें, तो v के पदों में ज्ञात करेंगे तो अपने पास क्या आएगा बच्चों, v के पदों में ज्ञात करेंगे तो मैं यहां से फॉर्मूला जो है वो चेंज कर देता हूं। ab बटे a डैश b डैश जो अपने पास आया था, AB बटे A डैश B डैश, वो इस प्रकार से था, B डैश AB बटे A डैश B डैश हमने लिया था, तो AB यानी PF लिया था और बटे B डैश F था, बटे B डैश F था। तो यहां से A डैश B डैश बटे AB की वैल्यू जो आई थी मेरे पास वो थी B डैश बटे PF, और A डैश B डैश मेरे पास H डैश है बटे H, B डैश F, B डैश F को क्या लिख सकता हूं, PB डैश माइनस PF।
और बटे पी एफ। तो ये आ जाएगा मेरे पास एच डैश बटे एच बराबर वी माइनस एफ बटे एफ आ जाएगा। ये भी मेरे पास फॉर्मूला है किसका, आवर्धनता का। ये भी किसका फॉर्मूला है बच्चों, आवर्धनता का फॉर्मूला है। और इसे भी एच डैश ऋणात्मक है तो यहाँ पर मैं नेगेटिव लिख सकता हूँ, एच डैश नेगेटिव है कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार। ठीक है, और एक और फॉर्मूला लिखा जाता है एच डैश बटे एच या एम की वैल्यू जो है, एम जो है वो बराबर होता है माइनस वी बटे यू के। एम किसके बराबर होता है, माइनस वी बटे यू के बराबर होता है। वो इन्हीं फॉर्मूलों को रिलेट करके ज्ञात किया जाता है। तो ये तीन फॉर्मूले जो हैं आवर्धनता ज्ञात करने के काम में लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आवर्धनता के बारे में। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन के बारे में जितना हमारे सिलेबस में है उतना पूरा कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आगे इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं तो एग्जाम्पल जो है वो आप खुद करने का प्रयास करेंगे, कार्तीय चिन्ह परिपाटी का उपयोग करते हुए एग्जाम्पल होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक मैं आप लोगों को जरूरी सूचना दे दूं भी, अपनी रेगुलर क्लास जो है यानी सुबह मॉर्निंग में मैं न्यूमेरिकल डोज लेकर आता हूं, वो न्यूमेरिकल डोज आप लोग जरूर देखें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। ये एक मुहिम है बच्चों, जिससे आप लोग फिजिक्स के बारे में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल के बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकें। जितने ज़्यादा हो सकेंगे आपके सिलेबस के न्यूमेरिकल, इसके अलावा अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के न्यूमेरिकल्स भी मैं डेली आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। डेली प्रत्येक यानी रोज़ सुबह 7 बजे आप लोगों को एक न्यूमेरिकल मिलेगा। वीडियो केवल 5 से 7 मिनट का रहता है, तो उसे आप पूरा देखें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ उसे शेयर करें। ठीक है बच्चों, इसी वीडियो में भी आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। कोई भी यदि आप लोगों के डाउट आता है तो उसे कमेंट में बताएंगे। और अपनी लाइव क्लास जो है वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पा रही है, तो वो जल्दी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके मैं लाइव क्लास लेने का प्रयास करूंगा। शाम 5 बजे अपने लाइव क्लास का समय रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।